नमस्कार साथियों। आज का वीडियो एसएससी जीडी 2025 के सिलेबस को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है। जी हाँ, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ आपको जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, साइंस के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, ये वीडियो एसएससी जीडी के अलावा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ मतलब कोई भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी के लिए ये क्वेश्चन रामबाण की तरह हैं, इसलिए प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों से जिनसे आपको अवगत कराया जाता है, उन पे विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होने की जो संभावना होती है मैक्सिमम 30%, 35%, 40% तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो आपको महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया जाता है, उन प्रश्नों के आधार पर जो महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? डेब्यू मैच की बात हो रही है, डेब्यू टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में मतलब जिसने अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने शतक लगाया था, वो कौन खिलाड़ी हैं उनकी बात हो रही है। तो आपके ऑप्शन है राहुल द्रविड़, विराट कोहली, कपिल देव या लाला अमरनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाला अमरनाथ। जी हाँ, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट के डेब्यू मैच में लाला अमरनाथ ने भारत की तरफ से शतक लगाने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी हैं, लाला अमरनाथ। ठीक है, कब लगाया था, कहाँ लगाया था, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। लाला अमरनाथ ने साल 1933 में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के जिमखाना ग्राउंड, ठीक है, मुंबई के जिमखाना ग्राउंड जिसको आजाद मैदान कहते हैं, कि टेस्ट मैच में जो है 118 रनों की पारी खेली थी। ठीक है, उन्होंने दूसरे पारी में कप्तान सीके नायडू के साथ मिलकर के 186 रनों की साझेदारी की थी। लाला अमरनाथ को भारतीय क्रिकेट का जनक माना जाता है। ठीक है, ठीक, उन्होंने भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले और 878 रन बनाए। ये तो हो गई लाला अमरनाथ के बारे में। ठीक है, आइए कुछ और आपको जो है महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा दूं। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं पाली उमरीगर। ठीक है, भारत की तरफ से 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं वीरेंद्र सहवाग। घरेलू टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनके आधार पर करंट अफेयर का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्री अश्विनी वैष्णव। क्या है आप? वर्तमान में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। बाकी जो ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी, इनके बारे में शायद आपको बताना ना पड़े मुझे। ठीक है, आपको जानकारी निश्चित तौर पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, अनुराग ठाकुर के बारे में आप जानते ही हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या झारखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, बाउल कहाँ का लोक नृत्य है? ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोकगीत है। ठीक है, कैसा लोकगीत है? आध्यात्मिक लोकगीत है। बाउल एक विशेष लोकाचार और धर्म मत भी है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कुछ और लोक नृत्यों की अगर बात की जाए तो संथाल नृत्य है, फकीर है, बितरा है, लाठी है, गजन है, रजा है, छऊ है। छऊ के बारे में क्वेश्चन है, निश्चित तौर पे आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 3 प्रकार के छऊ होते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य 3 प्रकार का होता है, वो तीनों आपको ध्यान में रखना है। पुरुलिया छऊ है, मयूरभंज छऊ है, जो भी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या जनता के द्वारा।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। मेरे ख्याल से आप मेरे साथ साथ प्रश्नों को कर रहे होंगे, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे। मेरा विश्वास यही रहता है कि आप कॉपी कलम के लिए बैठे होंगे और वर्कआउट कर रहे होंगे। जी हाँ, मैं जब प्रश्न बोलता हूँ और ऑप्शन बोलता हूँ तो तुरंत आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए, गेस होना चाहिए, नहीं एग्जैक्ट पता, गेस होना चाहिए। ठीक है, गलत हो गया तुरंत उसको दिमाग में बैठा लीजिए, हाँ ये सही आंसर इसका है, अब नहीं भूलना है हमें। इस तरह से अगर पढ़ाई करेंगे, इस तरह से अगर चलेंगे तो चीजें आपको तैयार होती जाएंगी। ठीक है, और हवा में हवा हवाई अगर करेंगे ना मेरे भाई तो हवा हवाई हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 184 के मुताबिक किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164। ठीक है, मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति जिम्मेदार होती है, तो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। ठीक, तो ये हो गई राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात। अब कुछ विशेष जो राज्य हैं हिंदुस्तान के उनकी बात कर लेते हैं। जैसे विशेष राज्य दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पुडुचेरी की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, उपराज्यपाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुआ था? ठीक है, मनरेगा, नरेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रोजगार गारंटी योजना ये कब लागू हुआ था? 2000 में, 2002 में, 2005 में या 2009 में? 2005 में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपने आंसर निश्चित तौर पे गेस किया होगा, 2005। ठीक है, नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अमलपुर नामक गांव में हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, आपको ध्यान में रखना है कि नरेगा योजना की शुरुआत सबसे पहले किस गांव से हुई थी, किस राज्य से हुई थी, कब हुई थी, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। विक्रम मिश्री, विनय मोहन क्वात्रा, केपीएस मेनन, विलियम हरे। क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री इसका राइट आंसर है। ठीक है, 15 जुलाई 2024 को श्री विक्रम मिश्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अच्छा, विक्रम मिश्री के पहले कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा थे। केपीएस मेनन कौन है? ये भारत के पहले विदेश सचिव हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 13 सितंबर 1913 को, 30 सितंबर 1933 को, 13 सितंबर 1903 को या 13 सितंबर 1905 को? ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, अगर तैयार नहीं है तो इसका जो राइट आंसर है मैं बता देता हूं आपको, 30 सितंबर 1933। जी हाँ, ये डेट आपको ध्यान में रखना है, 30 सितंबर 1933 हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? महात्मा गांधी के द्वारा हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अस्पृश्यता को मिटाने, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में यह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेडागास्कर में भारत का राजदूत कौन है? ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बंडारू मिल्सन बाबू, श्री मदन लाल रायगर, जयदीप सरकार या कोई नहीं? देखिए, मेडागास्कर में भारत के राजदूत कौन है? बंडारू विल्सन बाबू। सितंबर 2022 में जो है आपकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, बंडारू विल्सन बाबू, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नाबार्ड। नाबार्ड से क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनता है हर एग्जाम में लगभग। ठीक है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंकर फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड राष्ट्रीय डेवलपमेंट। क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नाबार्ड कहा जाता है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। नाबार्ड अधिनियम के तहत भारत सरकार की संसद द्वारा ये पारित किया गया था। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग मतलब डीएफएस के पूर्ण स्वामित्व में है। पूछा जा सकता है कि नाबार्ड किस मंत्रालय के तहत काम करता है, वित्त मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। अंबेडकर ने मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित एसोसिएशन की स्थापना कब की थी। ठीक है, 1930, 1931, 1932 या 1933? क्या होगा इसका राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल सही, 1930। आपकी तैयारी बहुत मजबूत है मेरे भाई। 1930 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है, 1930। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 23 जुलाई 1930 को बॉम्बे, जिसको अब वर्तमान में मुंबई कहते हैं, में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन मतलब डीसीए यानी दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका मकसद क्या था? अनुसूचित जाति या दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1935 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी आईएलपी की स्थापना भी की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, ठीक है, गुरु नानक देव हो, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, चंद्र वंश या शाक्य वंश? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही आपने गेस किया है, शाक्य वंश से। ठीक है, अच्छा, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? राजा शुद्धोदन। इनका संबंध शाक्य वंश से था। ठीक है, माँ का नाम क्या था? महामाया। इनका संबंध कोली वंश से था। ठीक है, और बिहार के बोधगया में एक पीपल का पेड़ है, आज भी मौजूद है, उसके नीचे इनको क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, इन्होंने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस के पास सारनाथ गांव में दिया था। ठीक है, इनका देहांत कब हुआ? 80 साल की उम्र में 463 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनारा जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि दशहरा त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर बनते हैं। सारे क्वेश्चन एक साथ लेना संभव नहीं है, लेकिन ये कुल मिला के नृत्य है, त्योहार है, ठीक है, हाँ, हमारे जो संत महात्मा हैं उनके संबंधित क्वेश्चन जो है, करंट अफेयर्स है, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन है, एक कंबाइंड एक कंप्लीट सोल्यूशन देने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। ठीक है, दशहरा त्योहार किस महीने मनाया जाता है? चैत्र मास में, कार्तिक मास में, बैसाख मास में या आश्विन मास में? दशहरा त्योहार मेरे भाई आश्विन में के महीने में मनाया जाता है, ध्यान रखना है, आश्विन मास में। दशहरा त्योहार हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दशहरा त्योहार किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि अगला राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में कब आयोजित किया जाएगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2025, 26, 38, 34 या 30? कब होगा? कब होगा बताइए जल्दी से। 2026, बिल्कुल सही, अगले साल 2026 का राइट आंसर है। 2026 में अगला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होगा। ऑस्ट्रेलिया इसका मेजबान कंट्री है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको ध्यान दीजिए आप। जो है इस बार का जो कॉमनवेल्थ गेम है, राष्ट्रमंडल जो खेल है, उसमें बहुत सारे गेम बाहर कर दिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण गेम आपको बता देता हूँ, जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, रग्बी है। ठीक है, ये सब गेम क्या हो गए? इनको बाहर कर दिया गया। इन गेम के बगैर इस बार का गेम होगा। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन होगा। ठीक है, अच्छा, इस बार का जो राष्ट्रमंडल खेल है ये 23वां संस्करण होगा, मतलब ये जो होगा 26 में, ये 23वां संस्करण है। 4 सालों में होने वाले इस अच्छा हाँ, एक और ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, राष्ट्रमंडल खेल कितने साल पे आयोजित होते हैं? 4 साल पे आयोजित होते हैं, मतलब 2026 के बाद 2030 में होगा। तो 2026 में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ये गेम कहाँ होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 साइंस का क्वेश्चन है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इस टाइप की जो भी फार्मूला वाले क्वेश्चन थे ना, इनको केमिस्ट्री वाले जो क्वेश्चन है इनको जरूर से याद कर लीजिए। कहिएगा तो आपको मैं
वीडियो बना हुआ है, डिटेल में वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में दे देंगे, वहां से जरूर से वॉच कर लीजिएगा और रट डालिए। एक क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर मिलना ही मिलना है आपको फार्मूला से, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaSCO3, NaCl, Na2CO3 या NaOH, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? NaHCO3, NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, NaCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं हिंदी में। और कॉमन नेम क्या है इसका? मीठा सोडा या खाने का सोडा, इसको आप बेकिंग सोडा कहते हैं। इसको बेकिंग सोडा क्यों कहा जाता है? क्योंकि विभिन्न जो बेकिंग बेकिंग मतलब पकाना ना, मतलब विभिन्न जो व्यंजन होते हैं, विभिन्न व्यंजनों में पकाने में इसका जो है बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और सूत्र आपको बताई दिए, NaCO3। अच्छा, NaCl तो आप जानते ही है ना, कॉमन साल्ट डेली। हाँ, उसके बगैर भोजन अधूरा है। भोजन में चाहे जितना मसाला आप डाल दीजिए, लेकिन अगर नमक न पड़े तो भोजन क्या है? बेकार है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना? देखिए, मनरेगा, नरेगा। अब हम बात आपसे कर रहे हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना? 1948, 1950, 1951 या 1956? जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1948। ध्यान रखना है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 को 1946 में पास किया गया था और 15 मार्च 1948 से इसे लागू किया गया था। ठीक है मेरे भाई, यह भारतीय श्रम कानून से जुड़ा संसद का एक अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी तय की गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? कथक, कथक या भरतनाट्यम या ओडिसी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कथक। ठीक है, नृत्य से संबंधित भी क्वेश्चन वीडियो बना हुआ है, डिटेल में बना हुआ है, उसका लिंक भी आपको दे देंगे, जरूर से उसको वॉच कर लीजिएगा। तैयारी ऐसे ही होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा हाँ, वीडियो तो आप देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपका जो है धन्यवाद के पात्र आप हैं। लेकिन कम्युनिटी पोस्ट जो डेली हम डालते हैं उसको जरूर से देखा करिए। कम्युनिटी पोस्ट से आपको डेली बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब पर डे जो घटनाएं घटती हैं, उस घटनाओं में से महत्वपूर्ण जो घटना होती है उस पर आधारित एक क्वेश्चन होता है और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। तो कम्युनिटी पोस्ट जरूर से देखा करिए और लाइक भी जरूर से कर दिया करिए मेरे भाई। ठीक है, तो कम्युनिटी पोस्ट में मैंने इस बारे में चर्चा किया था कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन बने हैं। आरिफ मोहम्मद खान, राजेद अल्रिकर, अजय कुमार भल्ला या एन बीरेन सिंह। कम्युनिटी पोस्ट में मैंने क्वेश्चन डाला था कि किन दो राज्यों के राज्यपाल की अदला बदली हुई है? तो बिहार और केरल, मतलब केरल के राज्यपाल बिहार आए हैं, बिहार के राज्यपाल कहाँ गए हैं? केरल गए हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के राज्यपाल थे, अब वो वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। और राजेंद्र अर्लेकर जो है ये बिहार के राज्यपाल थे, अब कहाँ हैं? केरल के राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं, एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके परमवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन देखते ही आपने गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, परमवीर चक्र जो है एक खेल क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ये सेना का पुरस्कार है, सेना का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, हाँ, बाकी अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये आपको खेल क्षेत्र में दिया जाता है। आइए आपको हम बता देते हैं कौन कौन से पुरस्कार खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसको माका ट्रॉफी भी कहा जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, लाइफ टाइम अवार्ड भी इसमें होता है। ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा, अब बात हम करते हैं 2024 की खेल पुरस्कारों की। ठीक है, 2024 में खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है, किसको क्या मिलेगा आइए उसके बारे में आपको बता देते हैं, करंट अफेयर्स आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो 4 लोगों को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जो कि खेल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है।
ठीक है। 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा, इसमें से 2 को लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलेगा। 34 प्लेयर्स को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, इनमें से 17 पैरा एथलीट हैं और जबकि 2 को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों से कौन भाग लेता है? राज्यपाल, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी या राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य? ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आइए थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा देता हूँ। देखिए, राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। कौन कौन होते हैं इस निर्वाचक मंडल में? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में इस बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2024 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? 130, 31, 32 या 34? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 134। जी हाँ, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? 134 है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक UNHDI में भारत 193 देशों की सूची में 134वें स्थान पर है। अच्छा, जो रिपोर्ट इस बार आई है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ध्यान रखना है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, पड़ोसी देश की अगर बात करें तो चीन जो है 50वें स्थान पे 85 लेवल पर है और श्रीलंका जो है 71 स्थान पर है, 71st मतलब 71वें स्थान पर है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है मेरे भाई, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ऑन जरूर से कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।